जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपने फ़ोन को रोटेट कीजिएगा, आपको प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आएगा। और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप चाहो तो सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। जैसे आज की क्लास का ये पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया है। कह रहा है श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। यहाँ पर आपको बताना है इन सीरीज में से एक गलत संख्या है। कौन सा गलत संख्या है? 1, 2, 4, 7, 7, 16, 32, इनमें से आपको गलत संख्या का पता लगाकर बताना है। यदि हम देखो 1 से 2 पर जाएंगे, हम यहाँ से गुना 2 करेंगे, फिर 2 से 4 पर जाएंगे, गुना 2 करेंगे। यदि यहाँ पर गुना 2 करते हैं तो 8 आता है, और उसी 8 को हम फिर आगे 2 गुना करेंगे तो 16 होगा। 16 को 2 गुना करेंगे तो 32 होगा। तो आपने देख रहे हो ये 7 के जगह कौन सी संख्या होना चाहिए? तो 7 के जगह 8 होना चाहिए। तो इनमें से गलत संख्या जो है आपका 7 है। इनमें गलत संख्या कौन सा है? 7 है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें गलत संख्या आपका 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या दूसरा है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप सभी को बताना है अगला पद क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखते हो प्रश्न को, 2 से 9, 9 से 28, 28 से 65, 126, काफ़ी बड़े नंबर पर जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप डिफरेंस से तो प्रश्न को नहीं बना सकते हो। यदि हम यहाँ से गुना 4 + 1 करते हैं तो 8 होगा। यहाँ से गुना 3 + 1 करते हैं, यहाँ से गुना 2 + 1 नहीं, गुना से भी प्रश्न नहीं बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ से बोलें आपको 1 का क्यूब + 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 का क्यूब + 1 करेंगे तो 9 होगा। उसी प्रकार आगे भी 3 का क्यूब + 1 करेंगे 27 होगा। 4 का क्यूब + 1 करेंगे 65 होगा। 5 का क्यूब + 1 करेंगे 126 होगा। अब आगे किसका क्यूब करना है? लगातार संख्या चल रहा है। 1 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब, 3, 4, 5, आगे आपको 6 का क्यूब + 1 करना है। तो 6 का क्यूब 216, 216 में 1 को ऐड करेंगे 217 मिलेगा। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 217 होना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स आपके विकल्प ए में है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? फिर से आपको बताना है ये अगला पद क्या होगा। आप देखें 3, 8, 15, 24 आगे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हम अंतर देखेंगे, 3 से 8 पर जाते हैं 5 प्लस किया गया है, 8 से 15 पर जाते हैं 7 प्लस किया गया है, 15 से 24 पर जाएंगे 9 प्लस, आगे क्या 5, 7, 9, तो आगे 11 प्लस होगा। 24 और 11 आपका 35 आ जाएगा। 24 और 11 क्या आएगा? 35। 35 आपके विकल्प बी में है। तो बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके पास और एक तरीका था, इस प्रश्न को चाहो तो हल कर सकते थे। कैसे? आप यहाँ से कहते 2 का स्क्वायर -1 करेंगे 3 होगा। फिर आप कहते 3 का स्क्वायर -1 करेंगे 8 होगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर -1 करते
15 होता। फिर यह आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। अब आगे 2 3 4, आगे 6 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 चला जाएगा तो 35 आएगा, जो कि 35 आपके विकल्प बी में दिया है। तो बी क्या होगा फ्रेंड्स? बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी? यहाँ से आपको बताना है जिस प्रकार 15 से 240 बना, सेम उसी प्रकार प्रश्नवाचक से 462, यानी कि कौन सा विकल्प को रखें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ताकि 462 हो जाए। तो क्या लॉजिक, क्या पैटर्न लगाना होगा? तो देखो 15 एक छोटी नंबर है, 240 काफ़ी बड़ी नंबर है। तो स्क्वायर क्यूब के आसपास कुछ सोचो। यदि आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और आप इसी 15 को इसमें प्लस कर दो। इसी 15 को प्लस करेंगे तो 240 मिल जाएगा। उसी प्रकार ये 462 जो है ये 21 के स्क्वायर के आसपास होते हैं, 441 होते हैं। यदि हम इस जगह 21 को रखेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, और इनमें से इसी 21 को आप प्लस करो, जिसका स्क्वायर उसी को प्लस करना होता है। तो ये आपके 462 आ रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 462 होगा, यानी विकल्प डी 21 होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हम 5 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 रहा। इस प्रश्न को बनाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको सामने ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ से फ्रेंड्स आप चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। और आपके क्लास के टाइम टेबल हैं 5 AM, 11 AM और 7 PM। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर 3 क्लास के साथ रेगुलर जुड़िए और अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाइए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। अब देखो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चिन्हित कर पाती हैं? तो यहाँ से आपको बताना है इसका सही संबंध क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे पेन जो है स्टेशनरी एक समान है, पेंसिल भी स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं तो ये दोनों स्टेशनरी के ही अंदर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेशनरी का एक डायग्राम बना दिए। पेन भी इन्हीं के अंदर आएगा और पेंसिल भी इन्हीं के अंदर आएगा। पर देखना पेन अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है, तो स्टेशनरी के ही अंदर होगा। पर ये दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। ये दोनों क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यहाँ से आपका विकल्प से राइट होगा। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंध को प्रदर्शित करती हैं? अब बताओ इसका डायग्राम किस प्रकार से सही बनेगा, जो कि आपके एग्जाम में फिक्स हैं, एक प्रश्न देखने के लिए तो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो दिन, फिर माह है, फिर वर्ष है। इतना तो आप जानते हो वर्ष कैसे बनता है, महीना से क्या बनता है? वर्ष बनता है। और महीना कैसे बनता है? दिन से वर्ष बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डायग्राम बना लिए वर्ष। वर्ष के अंदर कौन होगा? वर्ष के अंदर महीना होगा। और महीना के अंदर कौन आएगा? महीना के अंदर दिन आ जाएगा। इस तरह से इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध को सही निरूपित करता है?
तो यहाँ से अब देखना है न्यायाधीश कौन होते हैं, चोर कौन होते हैं, अपराधी कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर न्यायाधीश का डायग्राम बना लेते हैं। फिर अब देखेंगे न्यायाधीश और चोर में कोई संबंध है क्या। देखो फ्रेंड्स, चोर और न्यायाधीश में कोई संबंध नहीं है, तो चोर का डायग्राम आप यहाँ पर बना लीजिएगा। और अपराधी और चोर में कोई संबंध है क्या। तो देखो चोर जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो वो अपराधी के ही अंतर्गत आएगा ना, चोर एक अपराध होते हैं, तो चोर जो है अपराधी के ही अंदर आएगा। पर अपराधी और न्यायाधीश में कोई संबंध नहीं है। तो कुछ इस प्रकार के डायग्राम दिखना चाहिए जो कि आपके विकल्प सी में दिख रहा है। तो यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से आप देखें, ये प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद बड़ी नंबर यहाँ से 45, फिर 22। अब यहाँ से 6, 5, 7, 4 को क्या करें 22 हो जाए। सेम आपको हर जगह पैटर्न को लगाना है। तो सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 7 17, 17 5 22। इसको जोड़ने के बाद देखो 22 आ गया, ठीक। उसी प्रकार जोड़ना है। 9 और 6 15, 15 7 22, 22 3 25। पर यहाँ तो 25 आ रहा है, पर यहाँ 45 दिया है, तो ये पैटर्न आपका यहाँ से काम नहीं करेगा। अब कुछ अलग लॉजिक को लगाना होगा। यदि आप देखो इन दोनों को आपस में गुना करते हो, 6 पंचे 30 होगा। इधर से आप यदि यहाँ से गुना करेंगे तो 28 होगा, और आप इनको घटा दो, 10 में से 8 गया 2, बस ये कट गया 2, पर यहाँ तो 22, ये भी पैटर्न नहीं लगेगा। आमने सामने भी गुना करके एक बार चेक कर लो। यदि हम 6 को 7 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से 42 होगा। उसी प्रकार 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, और आपस में इसको भी माइनस कर दूँ तो यहाँ से देखो 22 आ रहा है जो कि दिया है, ठीक। सेम उसी प्रकार 9 को 7 के साथ गुना करो 63 होगा। 6 को 3 के साथ गुना करो 18 होगा, और इनको भी माइनस करो। 13 में 8 गया 5 होगा, 5 में गया 4 होगा, ये 45, और यहाँ पर 45 दिया है। सेम पैटर्न आपको लगाना था। 8 को 8 के साथ गुना करना था 64 होता। 6 को 4 के साथ गुना करना था 24 होता। इसको अंतर करेंगे तो ये 40 होगा। क्या होगा 40 होगा। आपके विकल्प सी में दिया गया है, तो सी क्या होगा फ्रेंड्स, सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो इस प्रश्न को आप समझ चुके हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए प्रश्न संख्या 9 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। अब ध्यान से देखो, कहता है UNITED शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो जब आपको जल प्रतिबिंब बोला जाए तो आप नीचे लगाएंगे दर्पण, और दर्पण प्रतिबिंब बोला जाए तो आप साइड लगाएंगे दर्पण। तो यहाँ से आपको बोला है जल प्रतिबिंब, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। देखो UN, उसके बाद फिर I, फिर देखो TE, और यहाँ पर D है। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब बोला है, दर्पण आपको इस तरह से नीचे लगाना है। तो नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे आएगा। तो U आपका इस तरह से होगा, N आपका इस तरह से बनेगा, I तो इस तरह से रहेगा, T इस तरह से रहेगा, E में कोई परिवर्तन नहीं, D आपका इस तरह से होगा। तो ध्यान से हम देखते हैं कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स इस तरह से। विकल्प ए तो आपका हो ही नहीं सकता है, विकल्प ए नहीं होगा, ना तो विकल्प सी होगा। अब विकल्प बी और डी को देखते हैं। UNITED आपका यहाँ से विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कौन सा विकल्प बनेगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हो विकल्प बी बनेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 रहा। मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ से आपको बताना है मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब। देखो अब की बार आपसे पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ से हम बता देंगे दर्पण प्रतिबिंब। जैसे हम आपको बताएं
दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ से सामने लगाना है, इस जगह लगाना है, इसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो y तो आपका सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। r आपका इस तरह से दिखेगा, o में कोई परिवर्तन नहीं, m में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, e में आपका परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये तो आपका m आ गया, गलत होगा। ये y पलट गया, ये भी गलत होगा। ये w के तरह हो गया, ये भी गलत होगा। तो यहाँ से आपके विकल्प डी राइट होगा। मैच कीजिएगा YROMEM। तो फ्रेंड्स आपके मात्र विकल्प डी में दिखाई दे रहा है, तो डी यहाँ से बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा। डी क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से आप देखो, कहता है सटीक का संबंध सही के साथ है, उसी प्रकार आपको शिखर का संबंध बताना है। तो देखो सटीक और सही जो है फ्रेंड्स, सटीक यानी कि सटीक सही बिल्कुल आपस में संबंध बना रहा है, उसी प्रकार शिखर और शीर्ष का संबंध बनाएगा। उसी प्रकार किसका संबंध बनाएगा? शीर्ष और शिखर और शीर्ष का संबंध बनाएगा। तो इसका सही जवाब यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं आपके पास, 13, 29, 59 और 36। इनमें से आपको भिन्न बचाना है। आप यहाँ से देखिएगा 29 हो गया, 13 हो गया और 59 हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हो। परिभाषा होता है वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। देखो 13, 29, 59 का 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 गुना 13, 29 को करेंगे तो 1 गुना 29, 59 को करेंगे तो 1 गुना 29। लेकिन आप डी का जब निकालेंगे 36 का, तो बहुत सारा गुणनखंड होगा। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या इस तरह का गुणनखंड आएगा? वो सभी में नहीं आएगा। यानी कि ये जो है आपके भाज्य संख्या हैं। ये क्या है? आपके भाज्य संख्या हैं, इसलिए आपका ये सबसे अलग और भिन्न है। तो यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? डी यहाँ से बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 रहा। 9 का संबंध 99 के साथ हैं, तो 15 का संबंध किनके साथ होगा? तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ सकते हैं कि आप 11 गुना कर दो, 99 होगा। उसी प्रकार हम 11 गुना करेंगे तो 15 में 165 आएगा, पर 165 देखो किसी विकल्प में नहीं है। तो अब कुछ अलग लॉजिक लगाना है। अब ये भी आप कह सकते हो, हम पहले गुना 10 करेंगे 90 होगा, 90 में 9 को जोड़ेंगे 99 होगा, 10 गुना करोगे तो 150 होगा, 150 में आप 9 को जोड़ो तो 159 होगा। लेकिन देखो 159 भी विकल्प में नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स ये भी लॉजिक आपका यहाँ पर नहीं लगा। अब देखो यदि हम 9 में 1 को जोड़ेंगे, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 99 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। सेम उसी प्रकार प्लस 1 करेंगे 16 होगा, 16 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 16 का स्क्वायर 256, 256 में 1 माइनस करेंगे 255 होगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया है। तो यहाँ से आपका डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब ये आपका रहा प्रश्न संख्या 14। इनमें से कहता है 8, 27, 125, 343 आगे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? तो ध्यान से देखेंगे 8, 27, 125,
343। आगे है आपका क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो क्या आ सकता है। 8, 27, 125, 343 पर जा रहे हैं। 8 से काफ़ी एक बड़े नंबर पे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका डिफरेंस से तो प्रश्न नहीं बनेगा। कुछ गुना करके देखेंगे। 8 तिया 24, 24 गुना 3, 24, 8 तिया 24 प्लस 3 27, 27 तिया 81। नहीं, गुना करने के भी बाद आपका प्रश्न नहीं बनेगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं ये आपका 2 का क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है। आगे क्या होगा तो देखो ध्यान से। 2, 3, 5, 7 आपने कहेंगे यहाँ पर 9 का क्यूब लगा देंगे, 729 हो जाएगा। गलत हो जाएगा। देखो क्यों गलत होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या चल रहा है। 2, 3 आया, बीच में 4 नहीं आया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद आपका अभाज्य संख्या 11 होगा, और 11 का क्यूब कीजिएगा। 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब क्या आएगा 1331। यहाँ से आपके विकल्प बी राइट उत्तर होगा। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 रहा। तो ये आपके पास देखो, इनमें से कहता है BAT को 69, FAN को 63, CAT को 72। तो बताओ MAN को क्या लिखेंगे। तो देखो आखिर में किस प्रकार BAT को 69 लिखा गया है। अच्छा, नंबरिंग करेंगे। पहले B का नंबर यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। B का नंबर फ्रेंड्स आप यहाँ से 2 लिखो, फिर प्लस करो, फिर A का नंबर 1 लिखो, फिर T का नंबर 20 लिखो। इन सभी को जोड़ेंगे 23 होगा, और 69 पर जाने के लिए यहाँ से गुना 3 करेंगे तो जाकर 69 मिलेगा। ठीक, फिर उसी प्रकार यहाँ से देखो F का नंबर 6 लिखो, A का नंबर 1 लिखो, N का नंबर 14 लिखो। सभी को गुना करेंगे। 14 × 20, 20 × 1 21, 21 को आप 3 गुना करो, यहाँ से 63 हुआ। यहाँ पर भी आपको 63 दिया है। सेम आपको कैट में लॉजिक लगाना था। C का नंबर 3 लिखेंगे, A का नंबर 1 लिखेंगे, T का नंबर 20 लिखेंगे। सभी को ऐड करते हैं, 24 होगा। 24 को आप 3 गुना करो, ये भी 72 हुआ, और यहाँ पर भी 72 दिया है। आपको अब सेम मैन में भी यही लॉजिक लगाना है। तो यहाँ से देखो M का नंबर 13 होगा, A का नंबर 1 होगा, N का नंबर 14 होगा। तो 13 × 1 = 14, 14 × 28 होगा। 28 को आप 3 गुना करो। 28 को 3 गुना करेंगे, 8 × 24, 3 दूना 6 2 8। तो मैन को क्या लिख सकते हैं, मैन को 84 लिख सकते हैं, और 84 आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम उम्मीद और कोशिश करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं GK GS साइंस के प्रश्न को। और फ्रेंड्स टोटल आपको 30 प्रश्न कराया जाएगा। यदि आप 30 प्रश्न में +20 सही करते हैं तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा है। यदि आप इससे कम फ्रेंड्स प्रश्न को सही कर रहे हैं तो आपको जो है अभी तैयारी करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप बताइएगा आप इन 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है, कहता है RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताना है RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बताना है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, आपका विकल्प ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ से विकल्प ए राइट होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ से सी बिल्कुल राइट होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विकल्प ए बिल्कुल राइट होगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनता है। इसका राइट आंसर बी होगा, लोकसभा के सदस्य चुनता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कौन थे? W.C. बनर्जी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। यहाँ से देखिएगा आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा के साथ था। यहाँ से डी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। डी यहाँ से राइट उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी यहाँ से राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। देखिएगा विकल्प ए राइट होगा। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएस से, जर्मनी से, आयरलैंड से। इसका सही जवाब होगा ये इंग्लैंड से है। विकल्प ए यहाँ से राइट होगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से राजा राम मोहन राय को कहते हैं। सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार। तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले। यहाँ से आपका भी बिल्कुल सही जवाब होगा, ज्योतिबा फूले। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित हैं? दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा सूरत में है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी बिल्कुल सही जवाब होगा सूरत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सी.वी. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच. खुराना, अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ से आपका भी राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संताल विद्रोह।
तो महाराष्ट्र की घटना जो हुआ था ये भील विद्रोह था। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट उत्तर बनेगा, भील विद्रोह। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसमें से आपको बताना है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। डी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यहाँ से आपको बताना है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब यहाँ से आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। यहाँ से ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या कम्युनल अवार्ड। तो इसका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट को कहा था। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बरनी, गुलबदन बेगम, अमीरी खुसरो या इमामी। तो इसका राइट आंसर होगा अमीरी खुसरो। यहाँ से सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो हैं ये सिंध में स्थित हैं। इसका सही जवाब भी होगा सिंध। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर। तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा मोहम्मद गौरी। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? बताइएगा। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है ये क्या था? विश्वामित्र ने। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत ने किया है। डी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। आप बताइएगा फ्रेंड्स, आप इन 30 प्रश्न में क्या 20 प्रश्न जो हैं आपका सही हुआ? तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं मैथ्स के प्रश्न को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। देखो ध्यान से, कह रहा है 50 का 80% कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर का, के, की, ऑफ मिल जाए, गुना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 गुना 80% का मतलब बटे आप 100 दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 8 के 40 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 50 का 80% जो आएगा वह क्या आएगा? 40 आएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 2। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? यदि आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो फ्रेंड्स आप लिखिएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो देखो दुनिया में एक ही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है जो कि वह 2 है। क्या है? 2 है। उसके बाद आपसे पूछ लिया फिर क्या सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या।
तो सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या पूछा, तो ये आपका हो जाएगा 11। हो सके आपसे कभी पूछ ले सबसे बड़ी, क्या पूछ ले, सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या, तो वह आपके 97 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप इन सभी चीज़ों को याद रखें और आपको ये भी याद रखना है 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। फिर आप ये भी याद रखें 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होते हैं। ये सभी पॉइंट भी ज़रूर आप नोट करके रखें। पर यहाँ से आपसे पूछा कि सबसे 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11। यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न का आता है 80 का कितना प्रतिशत 16 है। अब बताओ, जिसके पास कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं गलत करते हैं। हम बताते हैं जब इस टाइप का प्रश्न आते हैं तो का वाले नीचे चला जाता है। अब बताओ का किस में लगा है, 80 में लगा है या 16 में लगा है। आप कहेंगे 80 में लगा है तो 16 को आप ऊपर लिखो, 80 को नीचे लिखो और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करो। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 चौके 16 कटेगा, 4 दूना 8, 2 पंचे के 10, 5 गुना 4 कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 20%। ये कितना आएगा 20%। यहाँ से आपके सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिए ध्यान से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पहले वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर में इसका सही जवाब क्या आएगा। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िए। बोल रहा है 500 प्लस 600, 500 प्लस 600 का 80% कितना होगा। तो देखो ये वाले का अलग चीज़ है और प्रश्न संख्या आपने जो पीछे की है वो अलग चीज़ था। ठीक, तो पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 500 और 600 को जोड़ेंगे। जब 500 और 600 को जोड़ेंगे तो 1100 होगा। 500 और 600 को जोड़ेंगे तो 1100 होगा। का फिर क्या था 80%। अब यहाँ पर आप का क्रिया कर दो, 1100 का मतलब गुना 80 बटे आप यहाँ पर 100 लिखिएगा प्रतिशत का। 2 0 से 2 0 कटेगा, 11 8 88 पर 1 0 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर 880 होगा। इसका सही जवाब क्या बनेगा 880। तो विकल्प डी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका देखो वृत्त है और इसका व्यास डायमीटर जो है ये पूरा 28 है। डायमीटर आपका यहाँ से ये पूरा कितना दिया गया है, ये डायमीटर पूरा 28 का है। अब यहाँ से हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब देखो रेडियस मालूम नहीं है, तो फ्रेंड्स रेडियस निकालना है r का, तो d/2 होता है। डायमीटर आपका 28 है, यहाँ पर 28/2 करेंगे तो रेडियस आपका 14 आ जाएगा। तो पाई का मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 होगा। त्रिज्या आपका 14 है, 14 गुना 14 करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14 कटेगा, 22 दूना के 44, 44 गुना 14 करते हैं, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56, 5 61, 616 मीटर स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर प्राप्त होगा। यहाँ से आपका भी बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा। बी क्या बनेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी बताइएगा कमेंट में आज की क्लास कैसा रहा, किस प्रकार रहा। और फ्रेंड्स यदि आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आ गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा आपके पास ज्वाइन बटन आ जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अपने क्लास के टाइम टेबल हैं 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास साथ जुड़िए फ्रेंड्स।
जितने भी आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।